गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, क्लास 10th। आइए फटाफट आज हम जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, आगे बढ़ाएंगे इसको। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक भू संसाधन, यानी कि हमने जो है भू संसाधन के बारे में हम बात करेंगे आज के। भू संसाधन, भू मतलब पृथ्वी, ठीक है, भूमि, भूमि के ऊपर बहुत सारे जो हैं संसाधन पाए जाते हैं और उन सभी संसाधनों से संबंधित इस टॉपिक में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो हमारी ये पृथ्वी है, हम इसी पर क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और इसी पर अपनी सभी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब चाहे हमें फैक्ट्री लगानी है, स्कूल बनाना है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग धंधा जमाना है, कुछ भी करना है, तो हम सारे काम कहाँ पर करते हैं, पृथ्वी के ऊपर ही करते हैं। अतः पृथ्वी हमारे लिए क्या है, पृथ्वी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। एज यू नो, सबको पता है आपको कि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसका जो है बिल्कुल जो है क्या इसको जो है बिल्कुल प्लान तरीके से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर इसमें जो है अपने इसके अंदर एक मैप बना करके बताया गया है, ये एक डायग्राम बना करके बताया गया है, सॉरी। इस डायग्राम से जो है हमको पता लग जाता है कि ये अलग अलग वो हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, जो ब्लू कलर है वो मैदानी पार्ट्स को बताता है कि 43% मैदान है। उसके बाद ये रेडिश कलर है, ये पर्वतों के लिए 30% पर्वत है हमारे पास और 27% हमारे पास जो है पठारीय क्षेत्र है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल इतनी ज़मीन है जिसके ऊपर जो है हम अपनी सभी गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो जो हमारा 43% लैंड है, जो हमारा 43% लैंड है वो हमारा कैसा है, वो हमारा मैदानी क्षेत्र है। इसी पर हम क्या करते हैं, अपने सारे कृषि और उद्योग धंधे जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा इजीली जो है हम उनको लगा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये वाला लैंड है, ये 43% लैंड है, इसमें क्या है, जनसंख्या भी ज्यादा रहती है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये 30% की बात करें, पर्वतों की बात करते हैं। 30% पर्वत जो है हमारे पास, तो पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्वतों में से क्या होता है बेटा, पर्वतों में से कुछ हमारे पास जो है, पर्वतों में से कुछ क्या निकलती हैं, 12 नदियाँ भी होती है हमारे पास, जो है पूरे साल जो है नदियों में पानी रहता है, ऐसी नदियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो ऐसी नदियाँ होती हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना पर्यटन का बिजनेस कर सकते हैं, अपना पर्यटन से संबंधित डेवलपमेंट के कार्यों के लिए हम जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच गया हमारा पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र जो है हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, पठार में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, पठारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो 27% हमारे पास जो है प्लेट्यूज जो है एरिया है, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो है ये वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं और जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल होता है, इस तरीके से जो है ये पाया जाता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या हमारे यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। अगर हम इसको डायग्राम को अब एक बार ध्यान दें तो डायग्राम से हमें पता लग जाएगा कि किस किस तरीके से है, कि ये जो हमको बताया गया है ये अलग अलग पॉइंट्स दे करके बता रखा है कि कितना % हमारे पास क्या है, अलग अलग कलर से बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने भी संसाधन हैं हम उनका कैसे प्रयोग करते हैं, जो भू उपयोग है वो किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वन है, कि वन जो है, वन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर 2, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि का मतलब क्या है, कि जो कृषि योग्य भूमि नहीं है, ठीक है। तो वन, अगर हम वनों की बात करें तो यहाँ पर जो है वन हमें कितने % है, हमारे पास 18.11% जो है वनीय क्षेत्र दिखा रखा है, ठीक है। और अगर हम बंजर, ये देखो बेटा, यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको 18.11%, ठीक है। दूसरा जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, अगर हम जैसे ये बंजर और कृषि अयोग्य भूमि की हम बात करें, जो येलो कलर से दिखा रखी है, जैसे ये देखो ये 12.01% है, ठीक है। तो इस तरीके से है। उसके बाद गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे जिन पर इमारतें, सड़क और उद्योग धंधे बनाए गए हैं, वो अगर हम बात करते हैं
तो वो कहाँ कितनी है, वो देखो गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र जो हमारे पास आता है ये वाला 4.95%। ठीक है, ये वायलेट सा जो कलर दिखा रखा है इस तरीके का। उसके बाद प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि के, प्रति भूमि का मतलब क्या होता है बेटा, जो जिस पर हम कृषि नहीं करते हैं वो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, उस भूमि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि जो है हमारे पास, उसमें है अस्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। तो ये वाली 4.7%, ये कुल टोटल ये सारा आपको बता रखा है कि कुल कितना है। तो लास्ट में जाकर के हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर कि शुद्ध निवल यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र के एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल, शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सकल कृषित क्षेत्र किसे कहते हैं, कि जब जो है एक वर्ष में एक से अधिक बार जो भी बोया जाता है, जब उसमें सारे में शुद्ध में बोए गए में जोड़ देते हैं, क्षेत्र को जोड़ देते हैं, तो उसको हम सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, भारत में उपयोग प्रारूप के भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। इसका मतलब क्या है कि जो भूमि के उपयोग में जो है कि भूमि को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, उसमें कोई एक चीज नहीं, उसमें ये सारे कारक जो हैं वो सहयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटे, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर के अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी हमारे को नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की में पाकिस्तान और चीन अधिकृत भूमि के क्षेत्रों के उपयोग का भी सर्वेक्षण हमारे पास नहीं है, वहां का भी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। स्थायी चरागाह क्या होते हैं बेटा, कि पहले क्या होता था, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा चरागाहों की भूमि के कुछ ऐसे जो है चरागाह स्थल होते थे जिनको हमेशा जो है वहां पर किसी प्रकार का जो है कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता था, ना कोई वहां पे बिल्डिंग इमारतें कुछ बनाया जाता था, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता था, वो हमेशा खाली पड़े रहते थे। परंतु अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वो स्थायी चरागाह की भूमि जो होती थी, जो जानवरों के चरने के लिए छोड़ी जाती थी, अब वो भी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे पहले से कम हुई है। ठीक है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए भी चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे, अगर जो है जब अगर ये बात कह रहे हैं कि अगर स्थायी चरागाह अगर हम कम करते जाएंगे तो, और इसके क्या परिणाम होंगे, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। पंजाब और हरियाणा में, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है फसलें कहाँ पर उगाई जाती हैं, उपजाऊ भूमि कहाँ पर है, तो वो हरियाणा और पंजाब में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र वो बोया जाता है। क्यों कम, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ की अलग तरीके की हैं, जबकि हरियाणा और पंजाब जो है वो प्लेन एरिया में पड़ता है, यहाँ पे अच्छी सिंचाई की सुविधाएं हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा सकती है, जबकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग तरीके की हैं, तो वहाँ पर जो है 10% से भी कम क्षेत्र ऐसा होता है जो बोया जाता है। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है बेटे कि जो है भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है वनों के लिए। ठीक है, कि वनों के लिए कम से कम कितना क्षेत्र छोड़ना है, 33% क्षेत्र जो है वनों के लिए आच्छादित है, वनों के लिए मांगा गया है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी
कम आता है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कि क्यों कहते हैं कि इतने ज्यादा 33% वन होने ही चाहिए, क्योंकि वन क्या करते हैं, वनों के अंदर ही जो है सभी वन्य जीव जंतु रहते हैं, जो पेड़ पौधे वो सब रहते हैं, और उनका जीवन जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है। अगर वनों को समाप्त कर दिया जाएगा तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो भी असंतुलित हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में कौन कौन सी आती है? बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मसलीय भूमि शामिल होती है। जबकि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में क्या शामिल किया जाता है? बस्तियां, सड़कें, रेल लाइनें, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। भू उपयोग के कारण यानी कि लगातार जब जो है भूमि का किसी न किसी तरीके से प्रयोग होता रहेगा और भू संसाधनों का फिर निम्नीकरण हो जाता है। इससे अगर किसी न किसी तरीके से जो है लगातार हम जमीन को खोदते रहेंगे और जमीन पर कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो उससे जो है जमीन की क्वालिटी खराब होती जाती है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसके बाद कहते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। अगर भूमि निम्नीकरण की समस्या इतनी ज्यादा हो रही है, भूमि निम्नीकरण की समस्या किस प्रकार से हो सकती है? जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात कहें कि हरियाणा और पंजाब की, तो वहां पर जो है ओवर इरिगेशन के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, और जो है झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इधर ओवर माइनिंग के कारण। ठीक है, राजस्थान वाली साइड जो है, राजस्थान गुजरात, वहां पर ओवर ग्रेजिंग के कारण। इस तरीके से जो है जो भूमि निम्नीकरण की समस्या आती रहती है। और वैसे भी आजकल क्या हो रहा है कि जो है धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है इमारतों का निर्माण करने के लिए खुदाई कार्य किए जा रहे हैं। कुछ न कुछ जो है कार्य लगातार चलते ही रहते हैं, जिसके कारण क्या होता रहता है, जिसके कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, भूमि की का जो है सिस्टम खराब होता जा रहा है। समझ गए? देखो जैसे जो है हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं, और मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है और 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कि किस किस तरीके से जो है भूमि निम्नीकरण की समस्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए वनों की बहुत ज्यादा कटाई की जाती है तो वो उसके कारण खराब भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा जो है ओवर इरिगेशन कर देते हैं तो उसके कारण जलापर्दन की समस्या से हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई अगर की जाएगी, अति पशुचारण, बहुत ज्यादा पशुओं की चराई की जाएगी, खनन यानी कि माइनिंग, बहुत ज्यादा जो है खाने खोदी जाएंगी, तो ये सब चीजें क्या करेंगी, ये सब चीजें का जो है, इन सब चीजों का अल्टीमेट जो रिजल्ट ये होगा कि भूमि निम्नीकरण की समस्या पैदा होती जाएगी। ठीक है, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या किया जाए कि इन सारी समस्याओं से बचने के लिए जो है भूमि सुलझाने के लिए जो है बहुत सारे तरीके, देखो जो जो समस्याएं जिस तरीके से आ रही है उनको वैसे ही उन समस्याओं को खत्म किया जाए। समझ रहे हैं आप? अगर ओवर इरिगेशन हो रहा है तो उस ओवर इरिगेशन को बंद करो। अगर जो है ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो ओवर ग्रेजिंग को कम करो। ठीक है, ओवर माइनिंग हो रही है तो माइनिंग को जो है माइनिंग के काम को कम करो। ठीक है, वन इस तरीके से करना चाहिए। देखो जैसे अपनी बुक में लिख रखा है कि वनारोपण यानी कि वन लगाओ और चरागाहों का उचित प्रबंधन करो। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुधारने में। ठीक है, पेड़ों की रक्षक मेखला लगाइए। ठीक है, जिससे कि पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन से, कि बंजर भूमि जो है वहां पर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि जो है उससे भी कुछ न कुछ लाभ प्राप्त किया जा सके। खनन कार्यों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके, कि जो उद्योगों से जो जल निकालते हैं हम और उस जल को यूं का यूं नदियों में बहा देते हैं, जिससे नदियां जो है वो प्रदूषित हो जाती है, तो उन नदियों को परिष्करण का मतलब क्या होता है, उन पानी को साफ करना, प्यूरिफाई करना उस वाटर को, और उसके बाद जो है उसमें विसर्जित करना चाहिए। और फिर भूमि प्रदूषण को इस तरीके से हम कम कर सकते हैं, भूमि की जो फर्टिलिटी पावर है उसको संभाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरीके से जो है अपना यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे बेटा। ये जो लेसन है, जो मैं बुक से मैं जो कुछ पढ़ा रही हूँ आपको, वो बुक के थ्रू ही आपको पढ़ना है, लाइन टू लाइन, समझ गए। जो मैं नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट की बातें हैं, वो आप नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बुक के थ्रू पढ़ाया है वो आपको डायग्राम्स देख करके, डायग्राम्स को समझ करके चीज़ें याद करनी है। और आप जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी क्वेश्चन के अंदर आप डायग्राम भी अपना शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो है जैसे वो दिखा रखा है अपना डायग्राम के भाई 43% मैदान है, 30% पठार हैं, 27% जो है हमारे 27% पठार हैं, 30% पर्वत है। ये वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके का आप शो कर सकते हैं अगर डायग्राम अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो। ठीक है, आई थिंक आपको लेसन समझ में आ रहा होगा। और नहीं भी समझ में आ रहा है एक बार में तो बेटे आप जो है 2-3 बार रीडिंग करो और 2-3 बार वीडियोस देखो, आपको 100% कन्फर्म ये क्वेश्चन आपको, ये लेसन आपको आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, याद करने में, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।